हाय एवरीवन। माय नेम इज पंकज। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी बेटा। तो आज हम लोग एक रीजनिंग का टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, एनालॉजी। अब एनालॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का। ठीक है। हमेशा इसके एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फिर है, सिंपल चैप्टर है। बट सिंपल के साथ साथ चैप्टर क्या है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि एनालॉजी के क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में, बैंकिंग और इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी इंडिया में जितने भी एग्जाम होंगे, तो उसमें एक से दो क्वेश्चन इसका पूछा जाता है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक की बात करते हैं, एनालॉजी। अब ध्यान से समझना, एनालॉजी ना दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एनालॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, जिसमें एक वर्ड है एना और दूसरा वर्ड है लॉजी। एना का मतलब होता है रिलेशन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी या किसी चीज की इंफॉर्मेशन। लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी या फिर इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब कि जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस की स्टडी करते हैं तो उस चैप्टर का नाम है एनालॉजी। अब एनालॉजी को अगर मैं एक वर्ड में रिप्रेजेंट करूं तो हम लोग सिमिलैरिटी को भी क्या कहते हैं, एनालॉजी कहते हैं। सिमिलैरिटी को भी क्या लिखते हैं बेटा, एनालॉजी लिखते हैं। तो फिर इसके लिए कॉरेस्पॉन्डेंस वर्ड भी यूज किया जाता है। क्लियर है। तो हमने क्या समझा कि एनालॉजी का मतलब क्या है कि जिसमें सिमिलर चीजें बनेंगी, है ना। सिमिलरिटी या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस क्या कहा जाता है, एनालॉजी को कहा जाता है। ठीक है। अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये चैप्टर ना रीजनिंग का टीचर सिर्फ बता सकता है कि करते कैसे हैं। क्लियर है। रीजनिंग का टीचर बता सकता है करते कैसे, बट इस टॉपिक में जीके भी यूज होगी, इंग्लिश भी यूज होगी, मैथ भी यूज होगा। इसमें हर कोई सब्जेक्ट यूज हो सकता है। दैट मीन यूनिवर्स में जो भी एग्जिस्ट करता है वो सारा का सारा इस चैप्टर के अंदर आ सकता है। क्लियर है। अब ये एक सिंपल सा चैप्टर है। सिंपल तब होता है कि अगर एग्जामिनर सिंपल क्वेश्चन डाल रहा है, बट अगर एग्जामिनर टफ करना चाहता है तो इस चैप्टर में इतने टफ क्वेश्चन कर सकता है कि कोई भी नहीं बना पाएगा। फिर सबसे पहले हमने थ्योरी में क्या देखा कि सर एनालॉजी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एना का मतलब है रिलेशन और लॉजी का मतलब है स्टडी। जब हम लोग रिलेशन की स्टडी करते हैं, दैट मीन सिमिलर चीजों की जब भी स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनालॉजी कहते हैं। ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपके सामने क्या लिख दिया, इंडिया। इंडिया, यहाँ लिख दिया न्यू दिल्ली। इंडिया, न्यू दिल्ली। यहाँ पर पोर्शन का साइन दिया और यहाँ लिख दिया ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब सारे बच्चे ध्यान से समझना कि इसमें क्या है ना कि हम लोग जो आंसर होते हैं वो हमेशा ऑप्शन से कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकते। क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं कि इन दो डॉट का मतलब क्या होता है। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इन दो डॉट का मतलब क्या होता है, रेशो, है ना। तो रेशो का मतलब क्या है, जैसे पी रेशो क्यू, दैट मीन इनका जो कंपैरिजन होगा, है ना। और इसका चार डॉट का मतलब होता है प्रपोर्शन, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन इंडिया का जो न्यू दिल्ली के साथ रिलेशन है, सेम ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन आपने बताना है यहाँ पे क्या होगा। क्लियर है। तो क्योंकि प्रोपोर्शन का मतलब इक्वालिटी होता है और रेशो का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। तो एक्चुअल में इंडिया का जो कंपैरिजन, जो इंडिया की जो सिमिलरिटी न्यू दिल्ली के साथ है, आपको सेम टू सेम, क्योंकि इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपको सेम टू सेम किसकी बतानी है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया की बतानी है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है सभी को। ओके। अच्छा, अब देखते हैं जरा। अगर मैं ऑप्शन लिख दूं, जैसे मैंने पहला ऑप्शन आपके सामने लिख दिया, पेरिस। दूसरा ऑप्शन लिख दिया सिडनी। तीसरा ऑप्शन लिख दिया मेलबर्न। और फोर्थ ऑप्शन लिख दिया कैनबरा। डन। ओके। नो, हमने क्या देखना है कि इंडिया का रिलेशन क्या है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, ठीक है। बट डिपेंड क्या करता है कि हमारा ऑप्शन में कौन सा अवेलेबल है।
बड़ा सिंपल है कि हमने देखा इंडिया की सिटी क्या है, न्यू दिल्ली। तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया की कोई सिटी दे रखी हो। अब पेरिस कहाँ पड़ता है सर? पेरिस पड़ता है फ्रांस में। सिडनी कहाँ पड़ता है सर? ऑस्ट्रेलिया में। मेलबर्न कहाँ पड़ता है सर? ऑस्ट्रेलिया में। और कैनबरा कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ये सिटी नहीं होगा, क्योंकि अगर सिटी होता तो एक ही होती। तो अब इंडिया की न्यू दिल्ली क्या है सर? इंडिया की न्यू दिल्ली कैपिटल भी है। क्लियर है? तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की ये कैपिटल दी हो, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या थी? कैनबरा। दैट मीन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? कैनबरा। क्लियर है? देखो आपने ध्यान से समझा कि अगर कैनबरा ऑप्शन में दिया ही नहीं होता और सिडनी भी नहीं दिया होता, तो इन दैट केस हमारा आंसर क्या बन जाता है? मेलबर्न। तो इसमें क्या हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट का यूज करते हैं, और सबसे मेन चीज क्या है कि वो कंसेप्ट आपके ऑप्शन में अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर हुई? क्लियर सभी को मैं क्या कह रहा हूँ? ओके। अब बेटा जब भी हम लोग एनालॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, जब भी लोग हम लोग एनालॉजी पढ़ते हैं, तो बेसिकली एनालॉजी को ना चार पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, एनालॉजी को कितने पार्ट में डिस्कस करते हैं? फोर पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी ध्यान से समझना। ओके। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वर्ड एनालॉजी। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वर्ड एनालॉजी। अब वर्ड एनालॉजी रीजनिंग का टीचर नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि इसमें पूरा जनरल नॉलेज इसके ही के अंदर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा बता दूंगा करते कैसे। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा नंबर एनालॉजी। क्या पढ़ने वाले हैं उसके बाद? सबसे पहला टॉपिक हम लोग वर्ड एनालॉजी पढ़ेंगे, और वर्ड एनालॉजी के बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बेटा नंबर एनालॉजी। अब नंबर एनालॉजी में भी दो तरह के पैटर्न पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला पैटर्न पढ़ेंगे, 5 का दे दिया 25, है ना? और आप बच्चों को पूछा है कि बच्चों 6 का बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। ओके। दूसरा पैटर्न आपको ऐसा दिया जाएगा, जैसे ये 5 दे दिया, ये 25 बन गया, ये 125 बन गया। दैट मीन इस तरह का गैप वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेटर एनालॉजी। ठीक है। आज का जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो है बच्चों लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी के बाद जो लास्ट टॉपिक रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं फिगर एनालॉजी। क्या कहते हैं? फिगर एनालॉजी। तो जो फिगर एनालॉजी का पार्ट है, ये हम लोग नॉन वर्बल में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। जब हम लोग नॉन वर्बल पूरा पढ़ेंगे वहां पे ये डिस्कस करने वाले हैं। उसी तरह लेटर सीरीज, ठीक है, यहाँ मैं बताना भूल गया, लेटर सीरीज में भी दो तरह के पैटर्न होते हैं। एक होते हैं लेटर टू लेटर, एक होते हैं लेटर टू नंबर। अब लेटर टू लेटर कैसे रहते हैं? जैसे आपको पेंसिल का कोड पूछ लिया, है ना? पेंसिल इज रिटन एस क्यू ई एफ जे के एल एम एन ओ सी डी जे, है ना? हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ और पूछ ले कि बताओ जरा रेट का कोड क्या है ना? तो ये वाले क्वेश्चन हम लोग ना इस तरह की जो एनालॉजी बनती है लेटर टू लेटर, ये हम लोग ऑलरेडी कोडिंग टू कोडिंग में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। जब मैंने कोडिंग डी कोडिंग बताया था, तो आपको ये भी समझाया था कि ये जो पैटर्न होते हैं, ये सेम पैटर्न कोडिंग डी कोडिंग में भी बन जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? ओके। और इसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है लेटर टू नंबर एनालॉजी। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है लेटर टू नंबर। जैसे आपको दे देगा BC 23 लिख दिया, आपको पूछ देगा कि DE का क्या है। तो फिलहाल ये सब चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम लोग चलते हैं वर्ड एनालॉजी पे। ये जो एग्जांपल थी, ये वर्ड एनालॉजी की थी। और वर्ड एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो जीके बेस्ड है। ठीक है। इसमें जीके आ सकता है, इसमें साइंस आ सकते हैं, मतलब पूरा यूनिवर्स में, है ना, जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सारी की सारी इस टॉपिक में आ सकती हैं। और दिक्कत क्या है कि पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं, वो एग्जामिनर वही क्वेश्चन डालता है जो बच्चे कर पाए। ऐसा नहीं कि कोई मुश्किल क्वेश्चन डालेगा। तो क्वेश्चन जो रहते हैं वो इजी टू मॉडरेट ही रहते हैं हमेशा। ठीक है। कि कोशिश उनकी वही रहती है कि आप लोग क्वेश्चंस को कर पाओ। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन देंगे कि आपसे क्वेश्चन ना बने। क्लियर है मेरी बात? ओके। अब पढ़ना क्या क्या, कुछ चीजें ना मैंने आपके सामने लिख रखी हैं। ठीक है। आप इसको जूम कर लेना और देख लेना। ठीक है। कुछ चीजें जैसे मैंने कुछ एक बुक के फोटोग्राफ डाल रखे हैं। ओके। तो जैसे सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? कंट्री और कैपिटल्स, है ना? सबसे पहली चीज क्या है कि सर हमको ना कंट्री और उसकी कैपिटल्स पता होनी चाहिए। जैसे दे रखा है, जैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है। जैसे चाइना की बीजिंग दे रखी है, इंडिया की न्यू दिल्ली, और नीचे भी कुछ दे रखे हैं। ठीक है। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया की आपको पूछी थी। तो दैट मीन इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको ऑलरेडी पता होगा कि अगर आप लोग जीएस की तैयारी कर रहे हैं,
तो अगर मैं कहूँ कि सारे वर्ल्ड की कंट्री और कैपिटल याद करके आ जाओ, क्या कर पाओगे? सर नहीं, है ना? मुश्किल काम है थोड़ा सा। पहले जैसे हम लोग जब सीरियल की तैयारी करते थे तो पहले याद करते थे पूरी, बट आजकल क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं तो मतलब पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो फिर क्या करेंगे, ध्यान से समझना। तरीका क्या रहता है कि अगर कभी भी हमको कोई स्टैटिक जीके पढ़नी है, तो तरीका क्या रहता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इंडिया है ना? इंडिया की जो भी नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे 7+2 है, तो उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहले क्या कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है वो बच्चों आपको बिल्कुल उनकी कैपिटल्स पता होनी चाहिए। क्लियर है? सेकंड चीज क्या है, जो रिसेंटली न्यूज में है ना, जैसे अगर कोई भी कंट्री न्यूज में है, जैसे अगर रशिया का किसी के साथ वॉर चल रहा है, चाहे इजराइल की किसी के साथ लड़ाई चल रही है, तो दैट मीन वो भी आपको पता होना चाहिए। और तीसरा, जो भी बड़ी बड़ी है ना, जो भी बड़ी है, जैसे यूएसए होगी, रशिया होगी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर तो हमने क्या देखा कि सिर्फ सारी याद रखना तो मुश्किल है, बट इंडिया की नेबरिंग जो रिसेंटली न्यूज में है, या फिर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, वो हमको पता होनी चाहिए। उसी तरह सेकंड टॉपिक क्या है, स्टेट एंड कैपिटल। तो आपको स्टेट एंड कैपिटल अच्छे से पता होनी चाहिए। बट अगर मैं अगेन पूछूं कि स्टेट एंड कैपिटल में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप कहोगे कि सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो दो ही चीजों की आपको कैपिटल पूछी जाती है, अगर आपने कभी एग्जाम में भी देखा होगा। एक क्या होता है, आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पूछी जाती है, फिर जहाँ यूनियन टेरिटरीज पूछी जाती है। तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो भी हैं आपकी, ठीक है, 7 सिस्टर+1, तो आपको वो भी अच्छे से उनकी क्या कैपिटल्स पता होनी चाहिए, और जितनी भी यूटीज हैं आपकी, उनकी भी कैपिटल आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। कंट्री एंड करेंसी के लिए सेम ही कंसेप्ट है कि जो नेबरिंग होगी वो पता होनी चाहिए, जो रिसेंटली न्यूज में वो पता होनी चाहिए, जो बड़ी बड़ी है वो पता होनी चाहिए। कंट्री एंड इट्स नेम ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे लिख रखा है, बट ये याद नहीं रहते। जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ये फिजिक्स में भी एक क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकता है कि इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट एंड यूनिट्स। क्लियर है? तो आपको क्या है कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पे यूनिट्स भी आपको पता होने चाहिए, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट का किसके लिए यूज होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है। ओके। नेक्स्ट क्या है, जैसे कंट्री एंड इट्स नेशनल गेम्स। तो यहाँ पे कुछ लिख रखी है, बट इस तरह की चीजें ये सिर्फ बताने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जैसे है इंडिविजुअल एंड देयर ग्रुप्स, की कौन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। क्लियर है? जैसे म्यूजिशियन के लिए बैंड होता है, सोल्जर्स के लिए आर्मी में शीप को फॉक में रखा जाता है, रॉबर्स का गैंग होता है, मिनिस्टर की काउंसिल होती है, ग्रेव्स का बंच होता है, इस तरह से चीजें। नेक्स्ट है एनिमल एंड यंग वंस। जैसे कऊ के बच्चे को काफ कहते हैं, डक के बच्चे को डकलिंग कहते हैं, इस तरह से आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंडिविजुअल थिंग्स एंड देयर क्लासेस। जैसे मैन किस में आता है, मैमल्स में आता है, स्नेक किस में आता है, रेप्टाइल में, रैट आता है रोडेंट में, ऑस्ट्रिच आता है बर्ड में। इस तरह से आपको ये वाली चीजें पता होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्या है, एनिमल एंड देयर साउंड्स। अब एनिमल कौन कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उस तरह से। जैसे क्वाइन की आवाज क्या होती है, जिंगल। स्नेक क्या करता है, हिस। एलिफेंट क्या करता है, ट्रम्पेट। इस तरह से आपको चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट मेल फीमेल पता होनी चाहिए, जैसे मॉन्क का अपोजिट होता है नन, विजर्ड का अपोजिट होता है विच, स्टैग का अपोजिट होता है डोए, है ना? इस तरह से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके। जैसे इंडिविजुअल एंड देयर ड्वेलिंग प्लेसेस, है ना, जहाँ वो रहते हैं। जैसे बी कहाँ रहती है, हाइव में। लाइन कहाँ रहता है, डेन में। हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबल में। इस तरह से आपको चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, गेम एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग। जैसे टेनिस कहाँ कोर्ट में खेला जाता है, रेसलिंग कहाँ एरेना में खेली जाती है, क्रिकेट कहाँ पिच पे होता है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एंड देयर वर्क प्लेसेस। सर्वेंट कहाँ काम करता है, हाउस। वर्कर कहाँ करता है, फैक्ट्री। क्लर्क कहाँ करता है, ऑफिस। इस तरह से ये सब चीजें आपने एक बार देख लेनी है। क्लियर है? ओके। जैसे नेक्स्ट है स्टडी एंड टॉपिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन, ये हर बार पूछा जाता था पहले, अगर आप एसएससी के प्रीवियस ईयर देखोगे। तो जैसे पेडोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है, सॉइल। पैथोलॉजी को आपको, जैसे पैथोलॉजी लैब कहते हैं ना, तो डिजीज की स्टडी को कहा जाता है। ठीक है? नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड मटेरियल। जैसे ज्वेलरी किससे बनती है, गोल्ड से या सिल्वर से। रबर किससे बनता है, लेटेक्स से। फर्नीचर किससे बनता है, लंबर से। ठीक है? इस तरह से चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। एंटोनियम सिनोनियम आपको पता होने चाहिए पूरे के पूरे। ठीक है? डिजीज भी आप लोग बायो में एक चैप्टर पढ़ते हो, डिजीज और कॉजेटिव एजेंट्स पता होने चाहिए। ठीक है? तो इस तरह की कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। बट अगेन ये टॉपिक ऐसा है कि सर ये जो टॉपिक है ये टोटली जीके बेस्ड है। तो इस पे ना बड़ी सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपकी वोकैब कैसी है, आपकी जीके कैसी है। खैर, बट आप लोग एक कोशिश करना, जैसे किरण पब्लिकेशन की बुक, आप उसकी पीडीएफ ले लेना, ठीक है? चाहे तो मुझसे ले लीजिए, ठीक है? या फिर आप गूगल भी कर सकते हो। किरण पब्लिकेशन की पीडीएफ में आपने क्या करना है कि जो भी एनोलॉजी की टाइप 1 है, ठीक है, एनोलॉजी की टाइप 1 है, उसमें शायद 405 या 407 क्वेश्चन है।
आपने उनको रीड आउट करना है ना, सारे क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, मार्केट में जितने भी क्वेश्चन है ना, वो करंट पब्लिकेशन के मतलब जितनी भी बुक पब्लिकेशन, जितनी भी बुक मार्केट में पब्लिश है, तो उनके जो भी क्वेश्चन है वो किरण से ही उठाए जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या कोशिश करनी है कि जो किरण के क्वेश्चन है 407 उसको रीड कर लो, तो उससे क्या होता है कि मार्केट में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है तो वो आपके लिए नया ही होगा, वो सबके लिए नया होगा, क्लियर। तो इससे क्या होगा, जब आप 407 क्वेश्चन करोगे तो आपकी थोड़ी सी वोकैब भी ठीक हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने भी आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रखे थे, तो आपको वहाँ रियलाइज हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन है, और वहाँ पे आंसर भी है, तो आप अच्छे से आंसर भी देख सकते हैं, क्लियर है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नंबर एनालॉजी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दो तरह के पैटर्न है, पहले ना हम लोग ये वाला पैटर्न पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा पैटर्न डिस्कस करेंगे, क्लियर है मेरी बात। ओके, अब नंबर एनालॉजी में ध्यान से सुनना, जैसे मैं एक क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ आपके सामने, 3 का दे दिया, 243 और 5 का पूछा, आपको क्या होगा, क्लियर। अब बड़े ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को, कि सर अगर मैं 3 को 81 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, अगर मैं 3 को 81 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 243। उसी तरह से मैं 5 को अगर 81 से कर दूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, 405, है ना। तो हो सकता है कि आप 405 को टिक करके आ जाओ, पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कि सर अगर 3 रेज टू पावर 5 करूं और 5 रेज टू पावर 5 कर दूं तो मेरा आंसर क्या आ गया, 3125। अब दिक्कत वाली बात होगी कि सर 405 आंसर है कि 3125 आंसर है, पर थोड़ी देर के लिए वो रुक जाते हैं, कि सर ऐसा करें, 3 को 3 लिख दिया, है ना, 3 को 3 लिख दिया, 3 में +1 किया और 3 में -1 किया। उसी तरह 5 को अगर 5 लिख दूं, 5 में +1 करके 6 और 5 में -1 करके कितना, 4, यहाँ पे भी ऐसा हुआ था, तुम्हारा 465 भी आंसर आ गया, है ना। अब एक क्वेश्चन के 3 आंसर तो हो ही नहीं सकते हैं, और ये तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्या करोगे, बताओ जरा। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर छोड़ के आ जाएंगे, कुछ कहते हैं कि क्वेश्चन ही गलत है। तो बच्चों, ये ना तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनालॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। तो दैट मीन हमारे क्वेश्चन ना प्रायोरिटी पे डिपेंड करते हैं, क्लियर। हमारे क्वेश्चन किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों, प्रायोरिटी पे डिपेंड करते हैं। अब सर प्रायोरिटी क्या, ध्यान से समझना, हमारे जो क्वेश्चन है वो प्रायोरिटी पे डिपेंड करते हैं। प्रायोरिटी क्या कहती है कि सबसे पहले ना आप इवन ऑड नंबर को ले लो, इवन नंबर, ऑड नंबर, या फिर प्राइम नंबर, बट वैसे कंसेप्ट आते ही नहीं है। उसके बाद जो कंसेप्ट आता है उसका यूज किया जाता है बोर्ड मास का। किसका यूज किया जाता है बच्चों, बोर्ड मास का। तो दैट मीन हमारी जो प्रायोरिटी रहती है बोर्ड मास, ये आपको पता है, इसको कहा जाता है ब्रैकेट। ऑफ का क्या मतलब होता है, पावर या फिर रूट्स। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब होता है एडिशन। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। और उसके बाद हमारे ऑपरेशन आते हैं मिसलेनियस। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कि सर ये मल्टीप्लाई से भी आ रहा था, पावर से भी आ रहा था। तो आपने क्या देखा, मल्टीप्लाई पहले आता है कि पावर पहले आता है, सर पावर पहले आता है, तो दैट मीन पावर को कंसिडर किया जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का था 3125। अब मैंने नीचे 465 जो लिखा था ना, उसको हम लोग कहते हैं मिसलेनियस ऑपरेशन। जब मैंने मतलब अर्थमेटिक को छोड़ के, जब मैथमेटिकल ऑपरेशन को छोड़ के मैं अगर जबरदस्ती कोई ऑपरेशन लगा रहा तो उसको हम लोग मिसलेनियस पढ़ते हैं। जैसे मैंने 465 लाया था, कि 3 को 3 लिख दो, 3 में +1 करो 4, 3 में -1 करो, तो वही ये क्या था, 243। उसी तरह 5 को 5 लिख देते हैं, 5 में +1 करके 6, और 5 में -1 करके 4। तो ये मिसलेनियस अप्रोच होती है, और मिसलेनियस सबसे लास्ट में आती है, ठीक है। तो बोर्ड मास में आपने याद रखना है कि अगर कोई चीज पावर से आ रही है और मल्टीप्लाई से आ रही है तो पहले एक प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, हमेशा पावर को दी जाएगी। अगर कोई चीज पावर से आ रही है और प्लस से आ रही है तो पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, पावर को दी जाएगी। आप मुझे बताओ, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई से आ रही है और प्लस से आ रही है तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, शाबाश बताना जरा, सिर्फ मल्टीप्लाई को दी जाएगी। वेरी गुड। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो मैंने कर दिया। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप ना सारे बच्चे पहले पॉज करना, एंड आफ्टर दैट आप सारे खुद ट्राई करना, और फिर जब आपसे क्वेश्चन बन जाए फिर आपने मुझे आंसर को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉज करके आपने खुद से ट्राई करना है, और जब ट्राई हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, आंसर अपना चेक करना है। ओके, जैसे मैं बताता हूँ, पहले में अगर करोगे 6 × 3 18, 4 × 3 12, तो ऑप्शन में ही नहीं है। अगर करेंगे 6 का स्क्वायर 36,
और 36 में से अगर मैंने क्या कर दिया, आधा भी किया तब भी 18 नहीं बन रहा। क्लियर है? ओके। अब ध्यान से समझना, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूँ। क्लियर? जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 2 3, अगर मैं आपको पूछूं कि मैं 23 को क्या क्या लिख सकता हूँ, अब मेरी बात सुनना कि आप कहोगे कि सर आप इसका डिजिट सम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिजिट सम। डेट मीन 23 का आप 5 बना सकते हैं। क्लियर है? मतलब 2 और 3 को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर दिया, और हो सकता है उस 5 का मैं स्केयर करके 25 बना रहा हूँ। क्लियर है मेरी बात? जैसे मैंने आपके सामने 23 का अगर मैंने 25 बनाया होता और मैंने पूछा 44 का क्या होगा, तो ऑप्शन में लिख दिया 64, ऑप्शन में लिख दिया 100, ऑप्शन में लिख दिया 140 या 104, ऑप्शन में लिख दिया 99। तो बताओ जरा क्या आंसर होगा। तो मैंने ऑपरेशन क्या यूज किया था कि 3 + 2 5 का स्केयर 25, और इन दोनों को 4 और 4 8 का स्केयर करके क्या बन गया था, 64। क्लियर? तो इस तरह के ऑपरेशन यूज होते हैं। तो वह सबसे पहले हम लोग डिजिट सम कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ डिजिट डिफरेंस कर सकते हैं। अब डिजिट डिफरेंस कितना होगा, हमेशा 1। ओके। उसी तरह से डिजिट मल्टीपल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिजिट मल्टीपल कर सकते हैं। सिर्फ उसी तरह से डिजिट क्या कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं डिजिट्स में। क्लियर? ओके। और क्या कर सकते हैं, एक दूसरे डिजिट की पावर भी लग जाती है, जैसे 2 की पावर 3 लगा दी, इस तरह से बन जाती है। बट दो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे डिजिट को इंटरचेंज कर सकते हैं। डिजिट को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं बच्चों। इंटरचेंज का क्या मतलब हुआ, जैसे 23 की जगह क्या बन जाएगा, 32 बन जाएगा। एक ऑपरेशन ये भी होता है कि डिजिट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, डिजिट को हम लोग काउंट करके उनका स्केयर क्यूब कर सकते हैं। क्लियर? ओके। दो बड़े इंपॉर्टेंट है कि डिजिट सम, डिजिट सम करके उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, या फिर डिजिट सम करके उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। कैसे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स। या फिर एक होता है डिजिट प्रोडक्ट कर सकते हैं, डिजिट प्रोडक्ट कर सकते हैं, और बच्चों उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजिट प्रोडक्ट कर सकते हैं, डिजिट प्रोडक्ट कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। फिर तो इस तरह के ऑपरेशन यूज होते हैं, और भी इसको छोड़ के भी काफी सारे ऑपरेशन यूज किए जाते हैं। ओके, आप मुझे इसका आंसर बताऊं, तो ये बड़ा सिंपल सा था कि सर 6 में ना उसने 12 ऐड किया 18, और 4 में वो 12 ऐड करेगा तो कितना बन जाएगा, 16। दैट मीन 16 विल बी योर आंसर। तो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं होगा, इजी कंसेप्ट भी यूज किए जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो इजी कंसेप्ट भी यूज किए जाते हैं। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, 5 में एक ऐड किया तो बन गया 6 का स्क्वायर 36, 6 में 1 ऐड करेगा तो बन गया 7 का स्क्वायर। आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 49। नेक्स्ट करके बताओ जरा। तो ये उसने क्या किया कि सबका डिजिट सम किया। 6 + 4 + 15, 8 7 15, 8 7 15 और 9 कितने हो गए बच्चों, 24 हो गए। क्लियर है? बट आप जब करोगे तो आप कोशिश करना कि पहले पॉज कर लो और उसके बाद आप लोग करो। ठीक है? आपने क्या करना है, पहले पॉज करके खुद ट्राई करना है, एंड आफ्टर दैट आपने क्या करना है, आपने आंसर चेक करना है। क्लियर है मेरी बात? ओके। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, कभी कभार ना इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे कि अगर आप ऑपरेशन लगा भी रहे होंगे तो ये बन नहीं रहा होगा। क्लियर? तो आपको ऑलरेडी मैंने नंबर सीरीज में सिखाया है कि अगर कभी ऐसा कंसेप्ट हो कि नहीं टूट रहा, तो हम लोग नंबर को देखते हैं कि क्या आसपास मैजिक नंबर के पास तो नहीं। तो हमने क्या देखा कि सर अगर इसको देखूं, ये 13 का स्केयर कितने है, 13 का स्केयर प्लस 13 है। तो फिर ऐसे भी कर सकते थे, 14 का स्केयर माइनस 14 है। अब ये क्या है, सर 14 का स्केयर प्लस 14 है, या फिर 15 का स्केयर माइनस 15, कोई एक ऑपरेशन ले सकते हैं जो ऊपर वाला। अब ये क्या है, 19 का स्केयर प्लस 19 है, या फिर ये है 20 का स्केयर माइनस 20 है। तो बीच में गैप कितना कर रहा है, 14 और 19 में। 13 और 5 में गैप कितना आएगा, 18 का स्केयर प्लस 18 कर सकते हैं। अब 18 का स्केयर कितना होता है, 324, और 324 में 18 ऐड किए, दैट मीन 342। या फिर ये 19 का स्केयर माइनस 19 भी कर सकते थे यहाँ पे। क्लियर है मेरी बात? एक सिंपल सा कंसेप्ट था आपके सामने कि क्या क्या है, कि सिर्फ 13 का स्केयर प्लस 13। अब ये वाला गैप आपको पता नहीं था, बट यहाँ कितना है, 14 का स्केयर और ये 19 का स्केयर, दैट मीन 14 और 19 के बीच का गैप कितना है, 5 का। क्लियर है मेरी बात? ओके।
अब ये बड़ी बार पेपर क्वेश्चन में आ रखा है, ये उसने क्या करता है, मल्टीप्लाई बाई 2, 18 दूने 36 माइनस 6, ये हो जाएगा 36 दूने 72 माइनस 6, तो आंसर कितने हैं 66। तो ये ऑलरेडी काफी बार एग्जाम में भी आ रखा है बेटा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि उसने इसको डिवीजन दे दिया 100 से, तो दो डेसिमल आ गए। अगर इसको डिवीजन दे दूंगा 100 से तो ये आएगा 0.0102, तो कौन सा ऑप्शन है, 0102। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। अब आप देखोगे ये क्या है, 4 का क्यूब प्लस 4, और ये क्या था, 5 का क्यूब प्लस 5, ये है बच्चों 7 का क्यूब प्लस 7। तो ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 का क्यूब प्लस 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216 में 6 ऐड किए, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 222। क्लियर है? तो आपके सामने जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 222। ओके, ये भी कुछ उस तरह का क्वेश्चन है कि 7 का स्क्वायर -1 और 11 का स्क्वायर +1, 13 का स्क्वायर -1, तो बीच में कितने का गैप था 4, तो ये आ गया 17 का स्क्वायर +1, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 में +1 किए तो आंसर आ गया 290। क्लियर है? देखो ये 7 का स्क्वायर था, ये 11 का स्क्वायर, तो बीच में गैप कितने का आ रहा है 4 का, तो 4 13 का, तो 4 का गैप लेके 17 का आ जाएगा। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि इसका रूट लगा दो, तो 169 का रूट आ गया 13, और 289 का रूट लगाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 289 का रूट लगाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा 17। ओके, अभी हम लोग एक कैटेगरी पढ़ चुके हैं, अब दूसरा कैटेगरी क्या होती है, जैसे आपको बताया था कि आपको 3 नंबर दे देगा, है ना। जैसे मान लेता हूँ कि उसने 3 नंबर आपके सामने लिख दिए, जैसे लिख दिया 6, 36, 216। तो इस तरह से 3 नंबर दिए जाते हैं, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना होता है कि कौन सा नंबर कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मेरा कंसेप्ट समझना सारे बच्चे ध्यान से पहले। अगर आपके पास 3 नंबर दिए होते हैं तो इसमें ना दो तरह के ऑपरेशन लगते हैं, जैसे N1 N2 N3 लिख देता हूँ। पहला क्या है कि किसी दो को कंबाइन करके तीसरा ऑपरेशन बना रहा होगा, तो हो सकता है N1 और N2 पे, ये प्लस नहीं है ये ऑपरेशन, N1 और N2 पे ऑपरेशन लगा के N3 बना रहा हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है N1 और N3 पे लगा के क्या बना रहा हूँ, N2 बना रहा हूँ। और ऐसा भी हो सकता है N2 और N3 पे ऑपरेशन लगा के वो किसी तरह से N1 बना रहा हूँ। फिर दूसरा क्या होता है कि N1 N2 और N3 का गैप लेके, हो सकता है इसका जो गैप है, इसका जो गैप है बीच में वैसा ही गैप हो। और इसमें तीसरा कंसेप्ट क्या रहता है, अगर ये N1 दिया, ये N2 दिया, ये N3 दिया, हो सकता है ये इसका स्केयर हो, ये इसका क्यूब हो। दैट मीन N1 का ही रिलेशन N2 के साथ हो, N3 के साथ हो, जैसे अभी क्वेश्चन किया था। ठीक है? ओके, क्वेश्चन देखते हैं पहला, क्वेश्चन से आपको ज्यादा चीजें समझ आएंगी। ओके, अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने लिखा है 3, 7, 15। तो हमने देखा कि सर ये तो बड़ा सिंपल है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, है ना। तो बड़ा सिंपल है कि 3 को 2 से किया 6 प्लस 1, उसी तरह 7 को 2 से किया +1। तो करके देखते हैं, पहला 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आना चाहिए था, पहला तो नहीं आ रहा है। 4 2 जा 8 प्लस 1 9 आना चाहिए था, ये भी नहीं आ रहा है। 5 2 जा 10 प्लस 1 11, ये भी नहीं आ रहा है। 7 2 जा 14 प्लस 1 15, ये नहीं आ रहा। क्लियर है? तो दैट मीन कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। बट सर हमको तो ऑलरेडी मालूम है कि इसमें एक से ज्यादा अप्रोचेस लग जाती है, तो इससे नहीं आ रहा तो किसी और से आ रहा होगा। दूसरे ऑपरेशन में गैप लेके देख देते हैं कि 7 और 8 में गैप, 7 और 3 में गैप कितने का है, 4 का। और 7 और 15 में गैप कितने का, 8 का। अब जिस किसी में 4 और 8 का अगर कोई गैप आता है तो दैट विल बी आंसर। कितने का गैप है, 4 का। कितने का गैप है, 4 का, तो दैट मीन पहला तो नहीं आंसर हो सकता है। दूसरे में कितने का गैप है, 4 का, और फिर कितने का गैप है, 10 का, तो ये भी नहीं आ सकता। पहले दो तो गलत हुए। कितने का गैप है, 4 का, और कितने का गैप है, 8 का। दैट मीन ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्या हुआ बेटा, ऑप्शन 3 हमारा क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो रहा है सभी को? बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि कैसे करने, बट ये टाइम के साथ और प्रैक्टिस के साथ ही आपके अच्छे होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18, और इसका उसने ना डबल कर दिया था मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब देखते हैं कौन 6 से कट रहा है, तो कौन सा आंसर होगा, थर्ड वाला। 4 6 से 24, और 24 का डबल कर दिया तो 48, है ना।
क्या था, 4 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बन रहा है, 24। और इसको 2 से कर दूं तो दैट मीन ये वाली अप्रोच लग रही है ऑप्शन नंबर सी, या थर्ड आपका क्या है करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था, कि कोई भी अप्रोच लगाओगे, जैसे 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 15 दूनी 30 प्लस 1, बट वैसा कोई आंसर नहीं आ रहा है। अप्रोच तो वो सही है बट आंसर नहीं आ रहा है। तो हम लोग किससे करेंगे, गैप से करेंगे। कितने का गैप है, 8, और कितने का गैप है, 16। तो हम लोग देखेंगे कि किसमें 16 का और 8 का गैप है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में। कितने का गैप है, 8, और कितने का गैप है, 16। दैट मीन ऑप्शन फोर्थ क्या है मेरा, करेक्ट है बेटा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। उसने लिखा है 63, 49 और 35। तो सबसे पहले एक नंबर को 9 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 7 से किया, और फिर किया 5 से। तो नंबर क्या था, 7। 7 को पहले 9 से किया, फिर 7 से किया, फिर 5 से किया। अगेन जो आंसर होगा उस नंबर को भी किसी 9 से किया होगा, फिर 7 से किया, और फिर 5 से किया होगा। ये नंबर था 9 9 जा 81, फिर 9, क्योंकि पहले 9 से करना है, 7 से करना है, फिर 5 से करना है, नंबर ये सेम ही रहेगा। 9 7 से 63, और 9 5 से 45। दैट मीन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है सभी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से समझना, ये उसने क्या किया, 2 को इससे किया है 7 से, और 2 को इससे किया है 8 से, और 7 और 8 से कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। 3 को 7 से अगर मैं करूं तो कितना आ रहा है, 21, और 3 को 8 से करूं तो कितना आ रहा है, 24। देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें 3 ही कंसेप्ट होते हैं, ये वाला कंसेप्ट अभी हमने यूज किया। क्लियर है। या तो इस तरह से ऑपरेशन लगते हैं, या फिर गैप लेके, कुछ हमने गैप लेके भी सॉल्व किया, और कुछ ऐसा होता है कि n1 का रिलेशन n2 के साथ होता है, ये मल्टीप्लाई बाई 3 हो सकता है, मल्टीप्लाई बाई 4। जैसे अभी जो क्वेश्चन था मल्टीप्लाई बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई किया था 8 था बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। सबसे पहले 6 का उसने क्या किया, स्केयर 36, और 36 को इंटरचेंज करके लिख दिया 63। तो आपने बताना है कौन से। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड, 8 का स्केयर क्या है बच्चों, 64, और 64 को इंटरचेंज करके क्या लिख दिया, 46। ठीक है, मतलब इसमें डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, 4 यहाँ चला गया, 6 यहाँ चला गया। दैट मीन ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, तो अगर आपने कोई रिसेंट एग्जाम दिया होगा तो रिसेंट एग्जाम में ना आजकल क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि वो एक नोट दे देता है, वो कहता है कि 33 को ना 33 ही कंसिडर किया जाएगा, इसमें जो हमने डिजिट वाले ऑपरेशन लगाए थे वो नहीं होता है। क्लियर है। उसने कहा कि 13 को 13 ही कंसिडर किया जाएगा, 1 और 3 नहीं किया जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आजकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर करके बताओ जरा। क्या आप लोगों ने, ओके, तो पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कि जैसे लिखा था 33 और 6 और 54। तो आपको ऑलरेडी पता है कि किन्हीं दो नंबर का जोड़ के हो सकता है तीसरे पे ऑपरेशन लग रहा है, तो ऐसा ही किया था। पहले दो नंबर का गैप लिया, कितना आ रहा है, 27। 33 और 6 में गैप कितना आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई करके 2 से बनाया 54। उसी तरह 22, 22 और 7 में जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 15, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 30। तो यू हैव टू टेल मी आंसर। जैसे इसका आंसर 26 में से 8 किए तो कितने बचे, 18, 18 को 2 से कर दिया तो 36। दैट मीन ऑप्शन 1 ही मेरा आंसर है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहले आप लोग ट्राई करो, और फिर बताना है कि क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं आपको अपना आंसर बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, पॉज करके अच्छे से पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, और फिर जो आंसर आएगा तो आपने क्या करना है, अपने आंसर को मिलाना है बेटा। क्लियर है मेरी बात। ओके, अब हम लोग देखते हैं, ये क्या था 9, और ये क्या था 11, इसका क्या बन रहा है, 404। क्लियर है मेरी बात। तो उसने क्या किया, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 11 का स्क्वायर होता है 121, दोनों को ऐड करके बन गया 202, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो 404। उसी तरह क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो इसको ऐड करके कितना बन रहा है, 9 छः 15, 6 एक 7 और एक 8, 185, और 185 इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो आंसर आ गया 370। फिर तो आपने मुझे बताना है कि कौन सा आंसर होगा। जैसे 8 का स्क्वायर होता है 64, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो 4 4 8, 6 4 10, 10 का लगा 0, एक इधर, 208 मल्टीप्लाई बाई 2, तो दैट मीन ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही है। ओके, ये वाला करके बताना।
बड़ा सिंपल है कि सर 12 12 का नेक्स्ट नंबर है 13, तो 13 का स्क्वायर प्लस 12 किया है, दैट मीन अगले नंबर का स्क्वायर करके उसमें ऐड किया है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 में 12 ऐड किए तो बनता था 181। ओके, 14 मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 14, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 में 14 ऐड किया, अब ये बन जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस 17। 18 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 324, तो उसमें 17 ऐड करना है, तो वन वाला जो भी ऑप्शन होगा दैट विल बी योर आंसर 341। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने अच्छे से ध्यान से करना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करना। ये दोनों होमवर्क है आपके लिए, ठीक है? ये भी होमवर्क है और ये भी होमवर्क है, हल्के हल्के क्वेश्चन है, ठीक है? तो थोड़ी सी कोशिश करना, आपसे बन जाएंगे। ओके, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक लेटर एनालॉजी। तो लेटर एनालॉजी में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि दो तरह के कंसेप्ट होंगे, एक होंगे लेटर टू लेटर, एक होते हैं लेटर टू नंबर। लेटर टू लेटर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेटर टू लेटर का क्या होता है, जैसे आपको रैट का दे दिया है ना, रैट का दे दिया आर आई जेड जी, और आपको पूछा बताओ जरा एम एफ ई का क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग पैटर्न देखते हैं, जैसे आर के अपोजिट आई बैठता है, ए के अपोजिट जेड, टी के अपोजिट जी, तो एम के अपोजिट क्या होता है एन, एफ के अपोजिट क्या होता है जू, ई के अपोजिट क्या होता है बी। तो ये सब टॉपिक हम लोग ना, आप लोग कोडिंग में देख रहे हैं ना, जहाँ हमने सबसे पहले लेटर कोडिंग ही पढ़ी है, अल्फाबेट कोडिंग ही पढ़ी है, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो यही पैटर्न थे सारे के सारे। क्लियर है? तो उसमें क्रॉस कोडिंग वगैरह जो पैटर्न बता रखे हैं वो यही यूज हो जाएंगे, ठीक है? ओके, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं लेटर टू नंबर एनालॉजी। तो ये सिंपल है, जैसे ये जो ये जो लेटर हैं ये ऐसा लेटर कंसिडर नहीं किए जाते हैं, ऐसा नंबर कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी ऑपरेशन लगेंगे वो प्रीवियस नंबर जैसे ही हैं बच्चों, ठीक है? जैसे हम लोगों ने नंबर्स पे ऑपरेशन लगाए थे, वैसे ही सेम ऑपरेशन अब किस पे लगते हैं, लेटर्स पे लगते हैं। अब आपको बता डी का 45 क्यों बताया, क्योंकि डी का नंबर 4 है और ई का नंबर 5 है, उसी तरह बी का नंबर 2 है और सी का नंबर 3 है, तो दैट मीन आंसर कितना आ गया 23। ओके, सी का नंबर है 3 और 3 से 16 कैसे बनाया सर, उसने 1 ऐड करके स्केयर कर दिया। ओके, उसी तरह से एफ का नंबर है 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 का स्केयर कितना होता है 49। क्लियर है? क्या किया था, जो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू है, जैसे सी की प्लेस वैल्यू होती है 3 और 3 में 1 ऐड करके उसने स्केयर बना दिया था, तो 3 का एक ऐड करेंगे तो 4 का स्केयर होता है 16। उसी तरह एफ, एफ का है 6, 6 में एक ऐड करेंगे 7 का स्केयर है 49। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, डी का नंबर कितना है 4 और ई का नंबर कितना है 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिए 2 से। एच का नंबर है 8 और आई का नंबर है बच्चों 9, तो 8 9 जो 72 को डिवाइड कर दिए 2 से, तो आपका आंसर कितना आता है 36। ऐसे काट के भी कर सकते हो, 4 9 से 36, दैट मीन 36 विल बी द आंसर। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना। सी को उसने कर दिया 3 और ई को कर दिया 5, तो इस पूरे नंबर को 35 कंसिडर कर लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। इसी तरह डी को 4, ई को 5, इसको 45 कंसिडर करके मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो दैट मीन आंसर कितना आ गया 90, आपका आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इस क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा लग सकता है कि नंबरिंग की है, बट एम की नंबरिंग तो 13 है, बट ओ की नंबर 11 नहीं है, ओ का 15 है। क्लियर? तो उसने क्या किया कि जैसे एम का नंबर है 13 और ओ का है 15, तो इनकी जो एम की प्लेस वैल्यू उसको 26 में से माइनस किया, 26 में से 13 गए 13 और 26 में से 15 गए तो 11, तो उसी तरह इनको भी 26 में से माइनस कर दिया, एच की होती है 8, 26 में से 8 गए तो बचा कितना 18, 26 में से 10 गए तो बचा कितना 16, 18 और 16 वाला आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब समझ पा रहे हैं ना किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। तो आपके सामने आंसर दिए गए, ठीक है? बट पहले आपने खुद से ट्राई करना है, आफ्टर दैट आपने आंसर चेक करना है। ये बड़ा हल्का चैप्टर है, ठीक है? क्योंकि इसमें मैं सिर्फ समझा सकता हूँ कि करते कैसे हैं। अब जब आपने क्वेश्चन करने हैं तो वो प्रैक्टिस के साथ ही होंगे, ठीक है? आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब जाके आपको अच्छे से पता चलता है कि क्या क्या अप्रोच रहेगी। मैं कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, देख के कभी भी आपको अप्रोच का पता नहीं चलता है, ठीक है? जब आप काफी सारे क्वेश्चंस लगाते हो, तब जब आप अपने माइंड से काम करते हो, तब आपको ये ऑपरेशन पता चलते हैं। क्लियर है मेरी बात? ओके, नेक्स्ट देखते हैं जरा।
ये सिंपल है, m का नंबर 13, m का नंबर 14, f का नंबर 6, r का नंबर 18, तो 6 और 18 विल बी योर आंसर, दैट मीन ऑप्शन सी। नेक्स्ट सिंपल नंबरिंग लिखिए, 9 का होता है i, 8 का होता है h, 7 का होता है g, 6 का होता है f, 5 का होता है e और ये होता है d, तो f e d विल बी योर आंसर, दैट मीन ऑप्शन 2 इज आंसर। इसको ध्यान से समझना, b का नंबर होता है 2, o का होता है 15, इसका होता है 18 और इसका 5, सबको ऐड करोगे तो बनेंगे 40। तो आपको अभी सिखाया था ना एक सम अपॉन नंबर ऑफ लेटर, तो नंबर ऑफ लेटर कितने, 4 है ना, जैसे हमने पढ़ा था सम अपॉन नंबर ऑफ डिजिट, तो उसी तरह से इसमें क्या होता है सम अपॉन नंबर ऑफ लेटर, दैट मीन आंसर कितना हुआ 5। अब जैसे एच का नंबर कितना है 8, ओ का है 15, इसका है 20, इसका है 5, इसका है 12, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा 60, और 60 को जब 5 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा 12। या इसमें ऐसा भी पैटर्न लग जाता है कि जैसे नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे 4, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने थे 5, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, तो 5 दूने 10, 2 12, तो आपको जो भी अप्रोच से आपका आंसर आ रहा है आप उससे जा सकते हैं। क्लियर, दोनों अप्रोचेस बिल्कुल बढ़िया। ओके, नेक्स्ट देखना, आई का नंबर है 9 और सी का नंबर है 3, दैट मीन दोनों का डिफरेंस निकाला है। डी का नंबर है 4 और पी का है 16, तो 4 और 16 का जो डिफरेंस है दैट मीन आंसर कितना आ गया बच्चों 12। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, एन का नंबर है 14, एम का है 13, एक्स का कितना होता है 24 और जेड का कितना होता है 26, और 24 और 26 की जो रेशो होगी दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह के क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन देखने में जितने इजी है पेपर में उतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमेशा पूछे जाते हैं, आप किसी भी एग्जाम को देख सकते हैं, हमेशा एनालॉजी में से पूछा जाता है। बट दिक्कत क्या है कि जितना हल्का है, बट दिक्कत क्या है कि अगर पेपर में आपको चीजें पता होंगी तो आप लोग कर लोगे, और अगर आपको नहीं आती हैं तो फिर तुक्का मारने का फायदा नहीं, उस केस में चीजें गलत हो जाएंगी। क्लियर? ओके, तो इसके साथ ही जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली 4 चीज़ों को डील करते हैं, ठीक है? जब भी हम लोग एनालॉजी पढ़ते हैं, तो एनालॉजी में 4 चीज़ों को डील करते हैं। सबसे पहले वर्ड एनालॉजी आज हमने देख ली कि सर ये तो पूरा जीके पे टॉपिक है। जैसे-जैसे आपकी जीके अच्छी होती जाएगी, ये टॉपिक पे अच्छा होगा। नंबर एनालॉजी के हमने दोनों पैटर्न देख लिए। लेटर एनालॉजी का एक पैटर्न हम लोग ऑलरेडी कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ चुके हैं, और दूसरा पैटर्न हमने लेटर टू नंबर देखा, वो नंबर जैसा ही है, सेम टू सेम। यहाँ पे लेटर की प्लेस वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लास्ट टॉपिक क्या था, फिगर एनालॉजी। फिगर एनालॉजी का ना एक नॉन वर्बल पार्ट है, तो जब हम लोग नॉन वर्बल डिस्कस करेंगे वहां पे फिगर एनालॉजी में आपको फिर से पढ़ाऊंगा। क्लियर है? तो इसके साथ ही हमारा एनालॉजी चैप्टर क्या होता है खत्म होता है। ये छोटा सा चैप्टर था, ठीक है, तो हम लोग इसको आधे घंटे में खत्म कर देते हैं। तो वही हमने आज भी इसको खत्म कर दिया। तो बट ये मैं सिर्फ इस चैप्टर में ये बता सकता हूँ कि एनालॉजी करते कैसे हैं, ठीक है, बट ये जो चैप्टर आपको आएगा अच्छे से वो तभी आएगा जब आपको ओवरऑल सारी चीजें आती हो। किसी रीजनिंग अच्छी होने से ये चैप्टर नहीं आ जाएगा, हो सकता है वहां पे वोकैब के क्वेश्चन आ जाए, इंटोनियम आ जाए, जस्ट सिनोनियम आ जाए। तो आपको क्या है कि जब आपके ओवरऑल आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होंगे तब जाके ये आपका टॉपिक क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही बच्चों एनालॉजी हमारा रीजनिंग का एक और टॉपिक खत्म होता है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। ठीक है क्लास, थैंक यू।